अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज के बाहर। ये ओकाड़ा का पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज है। यहाँ पर आई एक खातून जिसकी उम्र थी तकरीबन 30 से 35 साल। शौहर मारता था, ससुर मारता था, घर से निकाल देता था, जुल्म होता था, बर्बरियत होती थी। जब इसकी शादी हुई थी तो इसने जमीनों पर काम किया, नौकरी की, अपने शौहर को पढ़ाया, मास्टर्स करवाया, आर्मी में भर्ती करवाया और भर्ती होने के बाद वो मसरूफ हो गया अपनी नौकरी में और ये रह गई ससुराल के धक्कों पर। 2 बेटियां पैदा हुई। खुदकुशी करने के लिए नहर पर गई। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज पर किसी ने इतला दी, पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी जान को बचाया। बिल्कुल इसी तरह का एक और केस, एक खातून का, एक लड़की का जिसकी उम्र 21 साल की थी तो शादी हुई, अब 23 साल की है, एक बेटी गोद में है, शादी हो गई, ससुर बदफेली करता रहा, शौहर ने कोई एक्शन ना लिया, गुंडों को बुलाया, अपनी ही बहू को अगवा करवाया और फिर उसी पर डील की 5 लाख रुपए में कि इस लड़की को, कोमल को 5 लाख रुपए में बेच डालो। इश्तेहारियों ने घर से अगवा किया और ले गए दरिया के किनारे बेल्ट पर और वहां पर रखा 8 दिन। जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत सब कुछ होता रहा और उस 22 से 23 साल लड़की की गोद में 1 साल की बच्ची भी थी। कैसे हुआ ये सब? पुलिस ने वहां से बाहिफाजत जिंदा सलामत कोमल को कैसे बाजियाब करवाया? ये सारी कहानी आज के प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले अंदर चलते हैं, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज का आपको विजिट करवाऊंगी, फिर इन खवातीन से मुलाकात करेंगे। ये है जनाब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज ओकाड़ा, जहां पर लोग आते हैं, अपनी अपनी कंप्लेंट्स करते हैं, पुलिस उस पर फौरन एक्शन लेती है, काम करती है, अपना किरदार अदा करती है और किरदार अदा करने के बाद उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जैसे कि नाम आपने देखा कि तहफ़्फ़ुज़ ही इस सेंटर का नाम है, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, ताकि लोगों के मसाइल हल किए जाए, ना सिर्फ शहरियों के बल्कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के मसाइल को भी हल किया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि साहिल जो यहाँ पर आए हैं, ज़रा एक मरतबा इन पर कैमरा लगा कर दिखाया जाए कि ये सब लोग यहाँ बड़े बाइज्जत अंदाज में बैठे हुए हैं और अपने अपने मसाइल को लेकर आए हैं और इंशाल्लाह यहाँ से अपने मसाइल को हल करवा कर जाएंगे, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं और हमारे भाई भी शामिल हैं। कैप्टन मंसूर अमान साहब जो कि एज अ DPO ओकाड़ा अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे और इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज की डिटेल्स जानेंगे। आ जाइए मेरे साथ। मेरे साथ इस टाइम एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो खुदकुशी करने के लिए, ओकाड़ा की ये खातून है, खुदकुशी करने के लिए नहर की जानिब रवाना हुई। पुलिस को किसी ने इत्तला दी कि एक खातून घरेलू मसले मसाइल से तंग आकर, ससुराल के जुल्म से तंग आकर अपनी बच्चियों को लेकर जा रही है और खुदकुशी करना चाह रही है। बरवक्त कार्रवाई पर पुलिस ने फौरन रिस्पॉन्ड किया। ओकाड़ा पुलिस ने, DPO साहब मंसूर अमान साहब, उन्होंने फौरन रिस्पॉन्ड किया, टीम वहां पर पहुंची और इनकी जान को बचाया। इनके साथ आखिर ऐसा क्या होता रहा कि ये इस हद तक पहुंच गई कि इन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगी। ये कितने बच्चों की माँ है, ये किस शख्स के निकाह में है और ऐसा क्या हो गया, ये हम इससे जानते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 26 साल होगी। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। कितनी कितनी? बड़ी 7 साल की, छोटी 5 साल की। छोटी छोटी हैं। हाँ जी। ठीक है। स्कूल गोइंग, स्कूल जाती हैं? हाँ जी, जाती हैं। खावत क्या करते हैं? वो आर्मी में है। अच्छा माशाल्लाह। कोई रिलेटिव्स में शादी हुई थी? रिश्तेदारों में? रिश्तेदारों में। रिश्तेदार हैं? हाँ जी। अच्छा, पसंद की शादी है? नहीं। क्या हुआ, क्या झगड़ा था, क्यों खुदकुशी करने चले गई? अच्छी खासी समझदार, माशाल्लाह, ठीक से बात भी कर रही हो, खुल के बताओ क्या हुआ? घर नहीं है ना, घर की वजह से घर नहीं है। घर नहीं है? ससुराल वाले, ससुर भी मार लेता है, देवर मार लेता है और क्यों? जो शौहर छुट्टी पे आता है वो भी साथ नहीं देता। क्यों, ऐसा क्यों? बस बात बात पे ही मार लेते हैं, जैसे बंदा अच्छा ही नहीं घर में लगता। आपको मारते हैं? हाँ जी, घर से निकाल देते हैं, बच्चों को धक्के देते हैं, तो मैं क्या कहाँ लेके जाऊँ उन्हें?
शौहर घर से निकाल देता है या ससुर घर से? ससुर वाले घर में नहीं तो रहने आपने देते। पूछा नहीं कि आप तो मेरे वालिद की जगह पे हैं, बड़े हैं, आप क्यों मुझे निकाल रहे लेकिन हैं? वो नहीं रखना, वो कहते हैं उसके साथ रहो, वो कहते हैं मैंने साथ नहीं रखना। घर अलहदा भी नहीं लेके देता, साथ भी नहीं रखता। ये कब से चल रहा है? ये बहुत मतलब बच्ची होने के बाद ही। पहले तो ठीक थे ना, पहले मैं काम करती थी, मेरा मियाँ पढ़ता था। फर्स्ट ईयर में जब शादी हुई तो मैं बाहर काम करके उसे पढ़ाती रही हूँ। बाहर आप काम करती थी, मुलाजमत करती थी? नहीं, हाँ, वो खेतों में करती थी काम। खेतों में काम करती खेतों थी में और काम शौहर को कर- पढ़ाती हाँ थी? जी बिल्कुल, मैंने उसे 16 कराई है, पढ़ाया है, फिर बाद में वो आर्मी में चले गए। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि मैं काम करती थी खेतों में और शौहर को पढ़ाती थी, हाँ जी, तो वो क्या कहानी है? मतलब शादी हुई थी ना तब वो फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। तो घर वालों ने बारिश हो रही थी तो घर वालों ने 1-2 महीने के बाद, शादी के बाद 1-2 महीने बाद ना घर से सामान रख दिया बाहर बारिश में। तो कहते पढ़ो या कमाई करो, जो भी करो करके खाओ अपना। अच्छा। तो हमने उधर साथ ही एक कमरा खाली था किसी का, वो 800 रुपया हम किराया दे के ना उधर रहना शुरू कर दिया। तो मैं इसे कॉलेज, मेरे नाला खुर्द कॉलेज है नहर के ऊपर ही लड़कों का, तो उधर भेजती थी। खुद मैं इसके चाचे ताया की जो होती ना खेत बाहर, उधर काम करती थी। इसकी 16 पूरी कराई मैंने, 16 पढ़ अच्छा। गया। हाँ जी। तो तब मुझे ये आर्मी में गया तो तब मुझे बड़ी बेटी हुई है। इसे मतलब वो 8वें साल में है तो इसे भी 8वां साल ही है तकरीबन आर्मी में गए हुए। ठीक है। तो आर्मी में चले गए तब मेरी सास ससुर ने कहा कि या आप अकेली रहेगी, आप तो आर्मी में जा रहे हो, हमारे साथ छोड़ दो। उनके साथ छोड़ के चला गया। 2 महीने नहीं गुजरे तो उन्होंने फिर मारा, घर से निकाल दिया। तब का ही आज 7-8 साल हो गए यही चलता है। वो आता है छोड़ जाता है, कभी किसी के घर सामान रख देता, कभी इसने मुझे एक दफ़ा तलाक भी दे दी थी। छोटी बच्ची हुई है ना तब इसने मुझे 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी, इकट्ठा पाक पतन अदालत में। उस दिन छोटी बच्ची 15 दिन की थी। नहीं, मियाँ बीवी का झगड़ा, वसाइल की कमी समझ में आता है, लेकिन ससुर का मारपीट करना ये क्या मामला है? बस बात बात पे जरा सा गुस्सा है, मारना शुरू कर दिया। गंदियां गालियां निकालता है, गंदियां जो बच्चों सुनी को ना भी जाती। मारते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मेरी जो सास है ना बच्चों के पकड़ लेती बाजू के, घर से बाहर धक्के दे देती है। उधर जिस जगह पे रहती हूँ ना उधर किसी से भी पूछ लो, सबको ही पता है कि मेरे साथ ही उधर ऐसा होता है। जो सर्दी गुजर गई ना, इस सर्दी में फुल धुंध थी, धुंध वाली रात, उसने ससुर मेरे ने तो मुझे मारा। मेरे भी ये टांग का भी मसला बन गया, इधर भी सिर फट गया और पूरी चोटें पूरे जिस्म पे लग गई। तो जो मेरी बेटियां हैं, किसी से मारा है? डंडों से मारते हैं? वो जिससे आग बालते हैं ना, वो लोहे की होती है। हाँ। उसके साथ मैं चूल्हे पे बैठी थी ना, रोटियां बना रही थी, वो ही उसने पकड़ ली, मारना शुरू कर दिया। सास मेरी साथ खड़ी थी, देवर मेरे घर में नहीं थे। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा, वो घर नहीं थे। सास मेरी ने बच्चियों को पकड़ा और बाहर धक्का दे दिया। मैंने कहा मुझे और मार लो, मेरी बच्चियों को तो ना धक्का दो। छोटी छोटी बेचारी, वो आपको क्या कह रही है। और वो जो भी फ़ोन करे ना घर वाले, उनकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता। माँ ने कहा कि या तो घर रख लो, ससुराल वाले रख लो या हमें रख लो। वो आया और उसने मुझे तलाक दे दी। एक दिन में 3 नोटिस। जिस दिन आप खुदकुशी करने गई हैं उस दिन क्या झगड़ा हुआ था? उस दिन भी बच्चों के जूते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ईद आ गई थी, ये छोटी ईद जो गुजर गई है। तो अपनी माँ और अपनी वो छोटी जो है ना भाभी, हाँ। मेरे देवर की बीवी, हालांकि वो भी घर ही थे ना, उनके साथ भी आ जाना था। उन्हें दोनों को लेके शहर आ गया। मुझे कहा कि मैं उकाड़ा जा रहा हूँ, मुझे काम है। तो मैंने कहा मुझे भी ले जाओ, मेरी ऐनक टूट गई है, मेरी नज़र का मसला। शौहर को कहा? हाँ जी। ठीक। मैंने कहा मुझे साथ लेते जाओ। कहता मैं उकाड़े जा रहा हूँ। मैं क्या, मैंने भी ऐनक लगवानी, मुझे भी ले जाओ साथ, लगवा लूँगी। कहता मैं नहीं, अपने काम पे जा रहा हूँ। तो मैं बाहर निकली, दूध लेने जा रही थी, सास मेरी गुजर रही थी और ऊंची आवाज़ में कहती कि किसने जाना है शॉपिंग के, आ जाओ हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। तब मुझे पता चला कि ये तो इनको लेके जा रहा है, मेरी दरानी को और मेरी सास को लेके शहर आ गया। फिर उन्हें शॉपिंग कराई, सारा कुछ। मैंने कहा कि मेरी ऐनक कितने दिनों की टूटी, मेरे सार दर्द नहीं उतरती। मैंने दाम करवाए सारा, मेरे तवीत अभी सर पे बंधा हुआ है, सर की दर्द नहीं खत्म होती नज़र की वजह से। तो उसने मुझे ऐनक नहीं लगवाई, सारे पैसे उन्हें शहर खर्च करवा के शॉपिंग करवा के चला गया। शौहर भी मारता है? हाँ जी, बात बात पे वो छुट्टी पे आता है ना, जब जो भी बात करे, मेरी सास करे या ससुर करे ना, तो मैं आगे से कोई जवाब देती हूँ या कोई बात करती हूँ तो मेरे रख के मुंह के ऊपर मारता है। शुरू से ऐसे ही चल रहा है? हाँ जी,
सिर्फ की बाजी वो बेटियां है ना, तो मैंने कहा ये दोबारा जो निकाह हुआ है तो मैंने बच्चों की वजह से ही किया। मैंने कहा बेटे होते तो चलो खैर थी, अब बच्ची है मैं कहाँ लेके जाऊँ। इसने मुझे तलाक दी, फिर मेरे देवर के साथ निकाह हुआ। नहर पे चले गई खुदकुशी करने? हाँ जी। बच्चियां कहाँ थी? घर छोड़ के आई। किसके आसरे पे छोड़ कर गई थी? जिसने दी है अल्लाह के आसरे पे, और किसके आसरे पे। मैंने यही सोचा कि चलो जिनकी मार जाती है माए वो भी तो हो ही जाते हैं ना। बोझ बनी हुई हूँ ना, शोहर के ऊपर भी बोझ बनी हुई, बात बात पे बेइज्जती कर देता है। ऐसे लड़ता है जैसे मैं निकल के आया, मुझे लेके नहीं आया, निकाह करके नहीं आया, मुझे इज्जत ही नहीं समझ। चलो मुझे इज्जत ना समझे तो बेटी है, उनको तो अपनी इज्जत समझ लेना। हर बंदे के ऊपर मैं बोझ बनी हूँ। कोई घर नहीं जिस घर में इसने मुझे ना छोड़ा। तो क्या खुदकुशी मसले मसाइल का हल था? लेकिन मेरे तो अब भी यही ज़हन में आता है कि अब भी मेरा घर ना हुआ ना तो मैं तो आप बच्चों की भी लेके आ जाना था। फिर करोगी? करूँगी, क्योंकि मेरा कोई घर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहते। वो कहता है आपकी जगह ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। फिर पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने बचाया आपको? हाँ जी, ये पता नहीं किसने कॉल की थी तो मुझे नहीं पता। पीछे मैंने देखा तो ये पुलिस वालों ने मेरे बाजू पे पकड़ लिया और साथ ले आए। हाँ जी। फिर आके क्या किया? इन्होंने बहुत मुझे मेरी मदद की, हौसला अफजाई भी की और मुझे बहुत इधर आके अच्छा लगा। मुझे ये जगह का नहीं पता था, मैंने कहा मुझे पता होता तो मैंने पहले इधर आ जाना था। नहीं पता था इस जगह का? इस जगह का नाम है तहफ्फुज़ मरकज। पहले मतलब उस दिन पहली दफा आई थी ना। हाँ जी, मुझे नहीं पता था। नहीं पता था। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया? आके को प्यार मोहब्बत किया? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ सलूक किया। अच्छा क्या किया? इन्होंने मेरी मदद की है, हौसला अफजाई की है, कुछ पैसे भी दिए है कि बच्चों के ईद के जूते कपड़े ले लो। अच्छा। और कहते हैं कि कोई मसला हो तो हमारे पास ही आना, हम आपके साथ हैं। ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मेरे घर वाले मेरे साथ हैं। पुलिस वाले अच्छे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर इन्होंने आपका ख्याल किया, बच्चों को कपड़े लेकर दिए? हाँ जी बिल्कुल। और क्या कहा? उन्होंने कहा एक नंबर दिया था अपना कि कोई दोबारा मसला बने तो हम आपके साथ हैं, इधर आ जाना। ठीक है। तो मेरे मियाँ को कॉल की कि इसे ले जाओ। वो लेके गया ना, रास्ते में ही उसने कहा कि पता नहीं उन्होंने कितने आपको पैसे दिए हैं, आप लेने ही पैसे गई हो, ये वो बातें करता गया। लेकिन जो नंबर दिया था और एक कागज़ बना के दिया था, ऊपर पुलिस वाली की तस्वीर भी थी, वो कागज़ भी उसने फाड़ दिया मुझसे लेके, नंबर भी फाड़ दिया। और मेरा वो बड़ा मोबाइल था, अब्बू लोगों ने लेके दिया था, वो भी उसने पकड़ के तोड़ दिया। कहता जाओ आप पुलिस वाले के पास बैठ जाओ, उन्हें कहो कि घर भी दे, सारा कुछ दे, जो मर्जी करो, जाओ अपनी मर्जी करो। मैं घर में रो रो के बैठ गया, अब क्या करूँ मैं। अब क्या मुतालिबा आपका, क्या चाहती हो? अब मैं चाहती हूँ या मुझे अपने साथ रखे या मुझे कोई घर लेके देना। मेरी बच्चियाँ हैं, मैं कहाँ लेके बैठूँ, बस ये मेरा हल है, करो। या घर ले दें छोटा सा, या नौकरी दे दें? हाँ जी। हाँ, जैसे गुजर बसर अगर कोई जॉब मिलती है वो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं खुद कर लूँगी और बच्चों को रोटी खिलाती रहूँगी। ठीक है। घर अकेली थी, सास फौत हो गई हैं, एक नंद है जिसकी शादी हुई है, छांगा मांगा रहती है, और पीछे जिसने मेरे साथ ना गलत हरकत की है। किसने? मेरे ससुर ने। ससुर ने? अब्बू जी कहती हूँ। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। मुझे नहीं पता था बाहर दरवाजे बंद हैं, पहले गया बाहर दरवाजे बंद करके आया, जो कि दूसरे वाले थे सिर्फ रूम के, सिर्फ वो ही ओपन थे। तो मुझे कहता मेरे पास बैठो, तो मैं अब्बू जी समझ के जितना आपका डिस्टेंस है इतने डिस्टेंस पे बैठ गई। तो कहती इधर आओ मेरे पास बैठो, मैंने तुम्हारे से ना अजीम के हवाले बात करनी है। मैं उनके पास बेड पे बैठ गई। तो उसके बाद ना उन्होंने ना मुझे गलत टॉर्चर किया, मैं उठ के बाहर चली गई। अब बच्ची तो नहीं समझ आती है कौन किस लहजे से किस अंदाज से बात कर रहा है। तो फिर इसने ना मेरे साथ पीछे किचन में आके, मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, तो फिर उसने मेरे साथ बदतमीजी की। तो किचन में ना नमक मिर्च वाला डंडा था, मैंने वो ही पकड़ के ना आगे से इशारा किया, ऊंची बोलने लग गई। तो मुझे कहते अगर जो बात तुम में और मुझ में है, घर में हम दोनों हैं, कोई तीसरा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहता जो बात तुम में और मुझ में है वो तीसरे को या तुम बताओगी या मैं बताऊंगा, फिर पता चलनी है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, दोनों ही किसी से बात ना करें, तो किसी को क्या पता घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे नाम ये घर लगाऊंगा, जितना सोना कहोगी मैं तुम्हें डाल लूँगा, तो तुम मुझे खुश रखा करो।
इस टाइम मौजूद है, उम्र में कोमल है इस टाइम 22 से 23 साल की। जब शादी हुई थी तो बहुत छोटी थी और उस टाइम उम्र थी तकरीबन 21 साल। एक बच्चे की माँ है। शौहर ने क्या किया, वो शख्स जिसके साथ वालिदैन निकाह करके ये तसल्ली करते हैं कि अब ये इसका मुहाफिज है, उस मुहाफिज ने अपनी औरत के साथ क्या किया और पुलिस ने क्या किरदार अदा किया। ओकाड़ा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का करैक्टर क्या रहा पिछले दिनों में, ये भी आज की स्टोरी में डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे। और रिटायर्ड कैप्टन मंसूर अमान साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, जो कि एज ए DPO ओकाड़ा में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं, उनका क्या कहना है। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है। जी। कितनी सी है? 1 साल की। 1 साल की है। हाँ जी। किसके पास छोड़ के आए हो? अम्मी के पास। अम्मी के पास। रोना नहीं है, सारी कहानी बतानी है। जो होना था वो हो गया। पुलिस ने क्या किया, शौहर ने क्या किया, जालिम समाज ने क्या किया, ये सब मैं आपसे सुनूंगी और मैं आपकी बातें सुनने आई हूँ, ठीक है ना जी। आप मेरी छोटी बहन है, बच्ची हो, अल्लाह खैर करेगा। जो भी मसले मसाइल हुए अल्लाह ने उसमें से आपको निकाला। शौहर के साथ कैसी जिंदगी गुजर रही थी? मैम शुरू में जब शादी हुई, शादी से पहले जब के मांगी गई थी, बहुत केयर करते थे मेरे ससुर। मेरे ससुर बहुत ख्याल करते होते थे। सोई होती थी ना छत पे, आप भी सुबह 6 बजे सूरज सर पे होता है। अगर 6 बजे मैंने नहीं उठना ना, तो ससुर ने छत पे आना है, तार पे खेस टांगना है कि धूप आ रही है। इस हद तक मोहब्बत करता था, जिताता था कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी जान से प्यारी है। तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात थी ना पहले जब एंगेजमेंट हुई थी तब। जिस दिन मेरी शादी हो गई, मैं शादी से पहले जॉब करती थी फैक्ट्री में एज अ सुपरवाइज़र। ठीक है। तो पहले तो कहते कि हमें कोई मसला नहीं है, फैक्ट्री में जॉब करने वाला बंदा बदनाम नहीं होता, लोग करते हैं। पहले तो बहुत कहता होता था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ऐसे जैसे दूध पाक हो। बहुत इज्जत करता था, तारीफ़ करता रहता था। जब शादी हुई, शादी का भी 3रा दिन था। सुबह मैं सो रही थी तो 6 बजे झाड़ू लगाना शुरू हो गया। 5 बजे का टाइम है रूम में। शादी का 3रा दिन था? 3रा दिन था। अच्छा। सोई हुई थी तो जब मैं उठी शोर सुन के, तो मैंने बोला कि अब्बू जी क्या बात है। तो कहते जब फैक्ट्री जाती थी जब तो 4-4 बजे उठती थी, और अब घर है टाइम से सो जाती है। वो काम पे नहीं, घर के काम नहीं करने होते। तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ मुलाजिम भेजी है। उठ के बर्तन वॉश थे। रात को मेरी आदत है, आज भी आप किसी से भी पूछ सकते हैं, घर में रात को सोते वक्त कभी बर्तन धोने वाला नहीं रखा। तो बेवजह किचन में बर्तन चिल्ला के फेंकने। जी मैंने गाय का दूध चुना है और जो बर्तन है वो वॉश करने वाले पड़े हुए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पे आ गया। फिर एक दिन ना उसने ना अजीम को कहा कि ये लड़की ऐसे है, ये वैसे है। वो पहले भी शादीशुदा था और उसको भी जब 3 माह हुए प्रेगनेंसी को, उसको भी निकाल दिया। और इसी तरह इन्होंने मेरे साथ किया। बोलते थे कि वो अच्छी औरत नहीं है, वो बहुत गंदी है, बदचलन है। मेरी बेगम को TB था और उसके बर्तन ऐसे अलग किए जैसे कि इंसान को कैंसर। आपके साथ बेटा क्या किया, आप अपनी बताएं। मेरे साथ यही कि जब थोड़े दिन गुजरे बुरा सलूक करने लगे। बेटे को पहली की तरफ मतवज्जा करता था कि उसकी तरफ हो जाओ और इसको छोड़ दो। बेटे ने कहा ठीक है। उसके घर जब बेटा हुआ तो बाप ने बेटे को उधर भिजवा दिया और पीछे से उसने मेरे साथ बदतमीजी की। घर अकेली थी, सास फोत हो गई हैं। एक नंद है जिसकी शादी हुई है, छांगा मांगा रहती है। और पीछे से इसने मेरे साथ ना गलत हरकत की है। किसने? मेरे ससुर ने। ससुर ने? अब्बू जी कहती हूँ। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। मुझे नहीं पता था बाहर दरवाजे बंद हैं। पहले गया बाहर दरवाजे बंद करके आया, जो कि दूसरे वाले थे सिर्फ रूम के, सिर्फ वो ही ओपन थे। तो मुझे कहता मेरे पास बैठो। तो मैं अब्बू जी समझ के जितना आपका डिस्टेंस है इतने डिस्टेंस पे बैठ गई। तो कहती इधर आओ मेरे पास बैठो, मैंने तुम्हारे से ना अजीम के हवाले बात करनी है। मैं उनके पास बेड पे बैठ गई। तो उसके बाद ना उन्होंने ना मुझे गलत टॉर्चर किया। मैं उठ के बाहर चली गई। अब बच्ची तो नहीं हूँ, समझ आती है कौन किस लहजे से किस अंदाज से बात कर रहा है।
तो फिर इसने ना मेरे साथ पीछे किचन में आके मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, तो फिर उसने मेरे साथ बदतमीजी की। तो किचन में ना नमक मिर्च वाला डंडा था, मैंने वही पकड़ के ना आगे से इशारा किया, ऊंची बोलने लग गई। तो मुझे कहते अगर जो बात तुम में और मुझ में है, घर में हम दोनों हैं, कोई तीसरा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहता जो बात तुम में और मुझ में है वो तीसरे को या तुम बताओगी या मैं बताऊंगा, फिर पता चलनी है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, दोनों ही किसी से बात ना करें, तो किसी को क्या पता घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे नाम ये घर लगाऊंगा, जितना सोना कहोगी मैं तुम्हें डाल लूँगा, तो तुम मुझे खुश रखा करो। उसने मेरे साथ ये बात की। तो मैंने बोला आगे में जाए हर चीज़, मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे आगे है। मैंने छोड़े सारा कुछ, तो जाने लगी। तो कहता हम सही औरत की बेटियां दो हम तलाक याफ्ता हैं, और माँ को ना बेटियों के गम से अपाहिज हुआ है, फालिज हो गया, माँ से उठा नहीं जाता। तो कहता है उसकी माँ का हाल देख रही हो, ऐसे ही तुम्हारी माँ का हाल हो जाएगा तुम्हारा गम सुन के कि बेटी को तलाक होगी। कहता मैं जो चाहूँ ना अपने बेटे से करवा सकता हूँ, मैं अभी चाहूँ ना अभी के तुम्हें घर से धक्के मार के निकाले तो निकाल देगा। उसने वो करना है जो मैंने उसको कहना है। मैंने कहा अगर मेरी माँ को हो गया ना फालिज तो कोई बात नहीं। बोला कि लंबी आप लोगों की लड़ाई बहस हुई होगी ना, फिर आपने इस बात के बारे में अपने शौहर को बताया? जी बताया। उसने कहा तुम्हें तो अच्छा ही नहीं लगता, बकवास करते हो, तुम दफा हो जो आज के बाद मेरे साथ इस बारे में बात ना करना। अपने वालिदैन को बताया? अपने वालिदैन को बताया। मेरे वालिदैन हो गए थे एग्री मेरी डिवोर्स के लिए। फिर डिवोर्स ली? नहीं ली, डिवोर्स नहीं ली। उससे पहले उसने उसके कान भरे, उसने मुझे धक्के धुक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। अभी 3 माह ही हुए थे शादी को जब उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया बेवजह। जी अम्मी के घर क्यों गई थी। अच्छा फिर आगे बेटा? उसके बाद फिर मैंने 3 माह की मुझे प्रेगनेंसी थी, मैंने इनका वेट किया, अब आते हैं, नहीं आए। मैंने एक दिन इनको देखा, ये लोग ट्रक लेके आए, मेरा सामान जहेज लोड कर रहे थे। मैंने 15 पे कॉल की, इनको बोला कि मेरा सामान लेके जा रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। 2 दफ़ा पुलिस आई है, पुलिस ने गाड़ी भगा देती थी, वो जो लोडर ट्रक होता था कि जाओ ले जाओ इसको, सामान ही लोड करना। तो जब वो जाती थी फिर दूसरी गाड़ी आ जाती थी, और ऐसे करके ना वो लोग सामान मेरा लोड करके ले गए। मेरे घर बेटी हुई, मेरी बेटी जब पैदा हुई इनको बताया, इन्होंने कहा हमारी है ही नहीं। बेटी कहाँ पैदा हुई? अम्मी के घर। अम्मी के घर जी। फिर उसके बाद बड़ा ऑपरेट हुआ, मेरा कोई हाल भी नहीं पूछने आया, ना बेटी अपनी देखने आया। फिर बच्चे? फिर मैंने इन पे सामान जहेज का केस कर दिया, और हुरैन बेटी है मेरी, हुरैन फातिमा, उसका खर्चे का केस किया। जब वो डिग्री हो गए दोनों, मेरे हक में फ़ैसला हो गया, तो इन्होंने मुझे अगवा कर लिया। अगवा कर लिया मेरे ससुर ने। मेरे ससुर थे, मेरे ससुर का जवाई था, और साथ में जो गुंडे होते हैं बदमाश। शौहर कहाँ था? शौहर अपनी बहन के घर था। उसको पता था? उसको पता था, लेकिन वो साथ आया नहीं। ठीक है। अगवा कहाँ से किया? मैं घर पे सो रही थी, सुबह 4 बजे का टाइम था, अपने रूम में अपनी बेटी के साथ, और आए हैं इन्होंने मेरे भाई को मारा, अब्बू को बहुत ज़्यादा मारा, अम्मी के मुंह पे थप्पड़ लगाए, सोटे मारे। इवन के अब्बू एक बाजू से काम नहीं कर सकते, और अब्बू के सर पे 6 स्टिच लगे हैं, टांके जिनको कहते हैं ना। उस दौरान जो मारपीट हुई अम्मी एक आंख से नाबीना हो गई थी, वो उनका ट्रीटमेंट वगैरह करवाया। फिर आपको ले गए वहाँ से ले गए मुझे। कहाँ लेकर गए? मुझे यहाँ से साहिवाल कालू बदमाश का घर था, वो उधर उन्होंने मुझे चोरी रखा। कालू कौन है? ये डकैत है। अच्छा। इस टाइम वो है जेल में। तो उनके घर पे रखा, फिर मेरा इन्होंने कहीं और पे रखा कि ना मेरे घर में, तो मैं तो पहले ही बहुत बदनाम हूँ, बदमाश बंदा हूँ। आए दिन मेरे घर पुलिस आई होती है, इसको कहीं और छुपाएं। कालू ने कहा जो इश्तिहारी है। ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे ना किसी और के घर में रखा। वो आंटी थी, तो मैंने उसको बोला आपकी भी बेटी हैं, मेरे साथ ऐसे ऐसे करके मुझे लेके आए, मेरी घर बात करवा दो, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं उसके पाँव में बैठ गई, रोई, बहुत रोई। तो उसने कहा अच्छा बेटा मैं तुम्हारी बात करवा देती हूँ, तुम ये ना बताना कि तुम कहाँ हो, तुम बात कर लो, उनको ये कह दो कि मैं जहाँ भी हूँ सही सलामत हूँ, तो तुम ये ना बताना कि तुम कहाँ पे हो। मैंने भाई को नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ, मैंने बस यही कहा भाई आप लोग टेंशन ना लेना। तो ये नहीं कहा कि मुझे बचाएं आके? नहीं, क्योंकि मुझे वो कहते थे अगर तुमने किसी को बताया या कि कुछ हरकत की ना
तो तुम्हारे भाई के टोटे टोटे करके नहर में फेंक देंगे, किसी को उसकी कितने लाश लोग भी नहीं थे ये? मिलेगी। कुल कितने लोग थे? मैम ये लोग जो मुझे घर पे लेने आए थे वो लोग तो थे, एक गाड़ी थी और एक 125 थी, उस पे 2 सवार थे और गाड़ी में 6 अफराद थे, यानी टोटल 8 लोग थे। 8 लोग थे। जब आपको दूसरे घर में रखा जिनसे फोन लेके आपने वो भाई लोग को मेरे किया, पास, उसके बाद अजीम भी आ गए थे। जब इन्होंने मुझे, अजीम आपके शौहर? जी, अच्छा। जब इन्होंने अगवा कर लिया उसको फ़ोन किया कि हम उसको लें, अब तुम भी आ जाओ। फिर वो भी आ गया। फिर उसने उसके आके तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया? नहीं बचाया नहीं? नहीं, क्या कहा? उसने यही कहा कि केस वापस ले लो तो घर बसाओ, लेकिन वो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था उनका घर बसाने का। वो सिर्फ ये चाहते थे कि ये केस वापस ले लो और उसके बाद हम इसके टोटे घर के नहर में फेंक दें और अपनी बेटी ले लें। अच्छा, फिर? उसके बाद फिर मैम इन्होंने मुझे वहाँ पे रखा, मैंने फ़ोन करवाया, भाई ने पुलिस वालों से नंबर ट्रेस करवाया, तो ये लोग आए मेरे पास, रेड की इन्होंने, पुलिस वगैरह आई। तो जब इनको पता लग गया फिर वो लोग मुझे वहाँ से गायब कर लिया, उन्होंने कहीं और शिफ्ट कहीं और शिफ्ट कर लिया। उसके बाद फिर मुझे इन्होंने बहुत मारा। वहाँ से इनको मेरी नंद बरामद हुई थी और उसके बच्चे, ये लोग उसको उठा लाए, दूसरे दिन उसको रिहा कर दिया, छोड़ दिया। इनके पास कोई बुनियाद नहीं थी कि किस बुनियाद पे उनको रखें। उसके बाद फिर रोती थी मैं, सोचा कि अब इनका बनूंगी तो शायद ये लोग मुझ पे करें, बिलीव, ट्रस्ट करें। मैं ना अंदर रूम में लेटी थी कि बाहर ये बाप बेटे बात कर रहे थे कि अब हमने इसको हाई कोर्ट लेके जाना है, वहाँ से बयान दिलवानी, और उसके बाद हमने ना हमारी पक्की ज़मानतें हो जाएंगी और फिर हम इसको इसके टोटे टोटे काट के ना तो नहर में फेंक देंगे। आपने सुना था? जी, ये मैंने सुना। और पहले तो मेरा दिल था कि मेरे पास बेटी है, चलो मैं अपना घर बसा लूँ, लेकिन जब मैंने इनकी ये बातें सुनी ना तो मुझे दुख हुआ कि मैं इनको अपना बनाऊं भी, लेकिन इन्होंने मेरा नहीं बनना। फिर आगे? उसके बाद फिर मैंने ना अल्लाह पे छोड़ दिया कि अल्लाह अब तुमने मुझे इनसे बचाना है। तो अभी यही बात जा रही थी कि डकैत आ गए, उन्होंने बोला कि हमसे तुमने काम करवा लिया, हमें पेमेंट नहीं दी, हमें पैसे दो। ये किसको कहा? आपके शौहर को? कालू को। कालू बदमाश ने मेरे ससुर को बोला, ससुर को बोला कि तुमने हमसे एक डकैत हमें लेके गए हो, हमसे काम तो करवा लिया लेकिन पेमेंट नहीं दी, पैसे दो। उसके पास कोई पैसा ही नहीं था, वो कैसे देता। उसने उसको बोला कि वेट कर लो, काफ़ी दिन वेट लगा रहा है, लेकिन आखिरकार ना वो डकैत ने ना बोला कि हमें फिर लड़की दे दो, अगर तुम नहीं दे सकते हमें पेमेंट, हम लड़की सेल करके ले लेंगे पेमेंट। तो मैम उन्होंने कहा ठीक है आप ले लो, लड़की बच्ची हमें दो। तो उसने कहा क्यों बच्ची को हम माँ से जुदा करें, जिसको देंगे दोनों देंगे। मैम वो एग्री हो गया, उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। उन्होंने अपनी जान छुड़वाई क्योंकि वो तो डकैत थे और उनके एरिया में वो लोग रह रहे थे। और फिर डकैत आपको लेके चले गए? मैम वो मुझे कमालिया से भी आगे किसी गांव में ले गए। फिर उसके बाद उधर फिर जाके कितने दिन रखा? उधर मुझे इन्होंने 8 दिन रखा। उस 8 दिनों में क्या होता रहा? उस 8 दिनों में ये लोग पहले तो मुझ पे बड़ी निगरानी रखते थे। मैंने उनको एतमाद दिलाया कि आप लोग मेरी टेंशन ना लो, मैंने इधर इतनी दूर से किधर जाना है, वो भी एक बेटी लेके, अकेली अच्छा, होती बच्ची तो साथ थी? बच्ची साथ थी। साल की बच्ची? साल की बच्ची। अच्छा। भूख प्यास में वो भी मेरे साथ, क्या बताऊँ क्या क्या मेरे अच्छा, साथ। फिर उसके बाद फिर मैंने उनका भी एतमाद लिया। वो लोग मुझे जहाँ जाते थे, जिनके घर पे रखा हुआ था उसके हवाले करके जाते थे कि आप लोग इसकी निगरानी रखना। कैसे निकली वहाँ से? वहाँ से निकली ऐसे कि डकैत किसी पठान को कॉल कर रहे थे कि हमने लड़की एक सेल करनी है। उन्होंने मेरी पिक उनको व्हाट्सएप की, उन्होंने बोला जी हम 10 लाख लेंगे, देंगे आपको, लड़की ले लेंगे। तो वो खुश हो गया, हमें 10 लाख मिलेगा, लड़की चली जाएगी, वो जाने उनको तो पैसों से मतलब था। उसके बाद फिर मैं रमज़ान का महीना था, फिर मैं उसके पाँव में बैठ गई, रोई। मैंने कहा तुम्हारी भी तो 3 बेटी हैं, आज मेरे साथ करोगे तो अल्लाह से पाओगे। तो काफ़ी उनको मैंने बोला कैसे ना करो, आपकी बहुत मेहरबानी, मेरा बाप क्या करेगा, वो तो मुझे देख के जिंदा है। काफ़ी उनकी मिन्नतें तरले किए, 3-4 दिन जितने दिन रही हूँ रोती कुर्लाती रही हूँ, मिन्नतें तरले करती रही हूँ। वो एग्री हो गए, कहते ठीक है। मैंने कहा तुम लोगों ने पैसे हो, तुमको गर्ज है ना, तुम मेरे माँ बाप से मांग लो, जैसे भी हुआ वो तुम्हें ला देंगे। तो मैं वो एग्री हो गया, उन्होंने बोला ठीक है हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। मैंने अब्बू का भी नंबर दिया, भाई का भी नंबर दिया।
उन्होंने फिर भाई से कांटेक्ट किया, भाई ने बोला ठीक है जिस बंदे के पास आप भेजोगे मैं पैसे लेके आ जाऊँगा। उन्होंने बोला हमें स्टाम चाहिए 26 लाख का। चलो फिर ठीक हो गया, फिर आपस में बातचीत हो गई, फिर वालिदैन ने क्या स्टेप लिया? वालिदैन ने बोला पैसे देके हमारी बेटी मिल जाएगी। कितने तो में ठीक है। सौदा तय पाया? सौदा 5 लाख फाइनल हो गया था, पर मैम हम गरीब लोग थे, 1 रुपया नहीं दे सकते थे, 5 लाख कहाँ से देते। फिर मेरी सिस्टर और भाई मैम के पास आई जो ASP मैम है, उनसे बातचीत की कि ऐसे ऐसे मसला। ASP मैम पुलिस वालों के पास? हाँ जी, पुलिस वालों के पास आए। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मसला है, हमारी बेटी हमें फ़ोन करती है कि आके ले जाओ, और डकैत है हमें फ़ोन करते हैं पैसे दे दो। फिर मैम ने और जो मैम सर अख्तर साहब हैं SHO, इन्होंने मेरे अम्मी भाई की और आपी की बहुत हेल्प की है। आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इनके वजह से हूँ, अगर ये ना होते तो शायद आज भी मैं उधर जलील हो रही होती। आगे फिर वो इन्होंने मुझे वहाँ से आपको बचाया? फिर इन्होंने मुझे वहाँ से बाजियाब करवाया। ये लोग गए, जो सेकंड डेट हुई इन्होंने की, इन्होंने हमारा 1 रुपया नहीं लगने दिया। जब से सर अख्तर के पास हमारा केस है, इंस्पेक्टर हैं जी, जो ठीक है, SHO सर हैं, ठीक है, SHO सर हैं, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत नाइस हैं। अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़त और तरक्की अता फरमाए। आज मैं बाजियाब हुई हूँ तो सिर्फ वहाँ से इनकी फिर वजह निकाल से। लिया इन्होंने? जी, फिर वहाँ से मुझे ये लोग ले आए। फिर उसके बाद फिर अब मेरा सिलसिला चल रहा है, पर्चा कटा हुआ है। अब क्या मुतालिबा आपका? अब मुतालबा मेरा यही है कि जितनी जल्दी हो सके इनको पकड़ा जाए, इनको सज़ा दी जाए। जैसे मुझे वहाँ से निकाला है वैसा मेरे दुश्मनों को सज़ा भी दें। मेरी बच्ची बस कहाँ है आपकी? मेरी बच्ची घर पे है। पुलिस ने पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया? जी, मदद पुलिस, की? हाँ जी। पैसे वैसे तो नहीं लिए? नहीं, कुछ तंग भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। ठीक हो गया। DPO ओकाड़ा कैप्टन मंसूर अमान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। ये खवातीन कैसे पहुंची पुलिस तक, या पुलिस को इत्ला मौसूल हुई? तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ओकाड़ा का अपना किरदार कैसे अदा कर रहा है? तमाम लोगों की दादरसी का अंदाज क्या है और कितने दिन लगते हैं? ये तमाम डिटेल्स हम जानते हैं कैप्टन मंसूर अमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मंसूर साहब। आपके तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ को मैंने खुद जाकर विजिट किया और वहाँ पर बैठे हुए साइलिन से बात भी की और पूछा कि उनके क्या क्या मसाइल हैं। दे आर वेरी सेटिस्फाइड। बड़ी अच्छी बात है, ओकाड़ा का तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहा है। लेकिन 2 खवातीन ऐसी थी जिनसे जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। फिर उन्होंने ये बताया कि पुलिस को इत्ला दी किसी ने और पुलिस ने बर वक्त उस पर कार्रवाई की, रिस्पॉन्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक तो बिल्कुल खुदकुशी करने वाली थी और दूसरी की डील हो चुकी थी 5 लाख रुपए में इंतहाई माजरत के साथ। जो आपने इस पर काम किया, कितनी टीमें बनाई, क्या कहानी है, मैं वो सुनने आई हूँ आपसे। जी, वैसे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के क़याम का मकसद ही ये है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह ट्रांसजेंडर हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा नीचे लोग हैं, बीमार हैं, स्पेशली एबल्ड कम्युनिटीज़ हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिनके साथ किसी भी जुर्म का शिकार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें वल्नरेबल कहा जाता है। ठीक है। तो ओवरऑल तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ का इसका जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का वो है कि हम तमाम जो बाकी इस किस्म की काविशें, जिस तरह बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, हम उन सारों की कोशिशों को डवटेल करें थ्रू तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। जैसे हमारे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सोशल वेलफेयर के साथ, स्पेशल एजुकेशन के साथ, तमाम NGOs के साथ, बार के साथ और साथ साथ कुछ बड़े हॉस्पिटल्स के साथ भी हैं, ताकि अगर कोई भी इस किस्म का विक्टिम आए, जैसे अपार्ट फ्रॉम द पुलिस सपोर्ट किसी और सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो हमारे पास वो रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हों जहाँ से हम उसकी मदद कर सकें। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक इंतहाई कामयाबी के साथ जो है वो चल रहा है। जो आपने 2 पर्टिकुलर केसेस का आप पूछ रही हैं जी, इसमें एक खातून ने ईद से 1 दिन पहले अपने छोटे बच्चों को रोता हुआ देख के, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे, नहर में जो है वो छलांग लगा दी और ख़ुदकुशी की कोशिश की। लोकल लोगों ने रेस्क्यू किया और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ को इत्तला दी। ठीक है। अब
उसके बाद ये हुआ कि उसको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में लेके आया जाता है। अब इस किस्म की चीज़ में दो पहलू हैं, एक तो उन वजूहात का तदारुक करना है जिनकी वजह से वो इकदाम उठाया, और दूसरा उसको दोबारा रीहैब की तरफ लेके जाना है ताकि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। इसमें सबसे पहले तो थाने के लेवल पे लोकल जो एल्डर्स हैं उनको इंगेज करके उसके सारे ख़ानदान को बुलाया गया, ठीक है, और उन वजूहात को देखा गया कि जिनकी बिना पे वो यहाँ तक पहुँची, ठीक है। दूसरी हमें ये पता चला कि उसकी बुनियादी वजह जो थी वो यही थी, चूँकि हस्बैंड मौजूद नहीं था और वो चाहती थी कि ईद के दिन है तो मेरे बच्चे भी जो है वो बाकी बच्चों के साथ इस तरह से खुश हों, नए कपड़े पहने, नई जूती पहने, ईदी मिले, सब कुछ है। उसके लिए भी टॉक टू एन NGO। अच्छा, हमने एक NGO से बात की जो कि हमारे पहले से पैनल पे मौजूद है, ठीक है, और उनसे बात करके हमने उसके लिए जॉब की अरेंजमेंट की। वेरी गुड। और जॉब का मकसद ये था कि शी शुड अर्न हरसेल्फ, ठीक, उसके हाथ में कुछ पैसे आए जिससे वो अपने बच्चों के लिए ईद की खरीदारी कर सके, ठीक है। और ये बड़ा ब्रीफ एक्सपीरियंस था, जस्ट अ कपल ऑफ डेज, ठीक है, वो वहाँ पे गई, ठीक, उसने जो काम उसको आता था, बुनियादी काम, सिलाई कढ़ाई या इस तरह का, उसको उसने वो किया, उसको पे दी गई, उसने अपने बच्चों के कपड़े खरीदे और उसने ईद मनाई, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाद में भी उससे मुलाकात हुई है। शी इज़ हैप्पी, शी इज़ सेटिस्फाइड, शी रिग्रेट कि वो इस किस्म का एक्शन कर रही थी, एंड शी इज़, और अब उसका मुसम्मम इरादा है कि मैं आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी। बिल्कुल सही। हम उसके साथ कांटेक्ट रब्त में हैं और उसके साथ लेज़ॉन जो है उसको मेंटेन किया जाता है, पूछा जाता है। पॉजिटिव किरदार रहा मंसूर साहब। जब खातून से मैंने बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि पुलिस ने मेरी बड़ी हेल्प की है, मुझे पैसे भी दिलवाए हैं, ये मैं उसकी वर्डिंग आपको बता रही हूँ, पैसे भी दिलवाए हैं, बच्चों के कपड़े भी लेकर दिए हैं, मुझे जुल्म से भी बचाया है, मुझे मारपीट से भी बचाया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी मुनासिब बेहतरीन नौकरी मिल जाए जिससे मेरा रोजगार सिलसिला बच्चों को मैं पाल सकूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने इस पर काम किया। आपके पैनल पर कितनी NGOs हैं, कितने डिपार्टमेंट्स आपने रखे हैं जो आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं? ये काम एक पुलिस से थोड़ा सा हट के है। नॉर्मली आम शहरी या हम बात करें अगर मीडिया के हवाले से तो हम ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि पुलिस जो है वो सिर्फ क्राइम को कंट्रोल करती है, मुल्जिमान को पकड़ती है और इलाके में खौफ व हिरास की जो एक फ़ज़ा होती है उसको कंट्रोल रखती है ताकि शहरी आराम से सो सकें। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही एक सॉफ्ट अंदाज में भी आप लोग सर्व कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कितने लोग हैं पैनल पर, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, NGOs हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा पुलिस ऑर्डर 2002 है जी, उसकी पहली चंद प्रोविजन में से एक प्रोविजन है, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल कम्युनिटीज। ठीक हो गया। तो ये पुलिस का एक बुनियादी टास्क है। ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि हम चूँकि एक तरह से एक हार्डकोर साइड ऑफ पुलिसिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, इस वजह से एक मैंडेटरी टास्क जो है उस पर अभी जो कंसर्न अभी जो इनकम्बेंट हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। ठीक है। और इसकी वजह यह है कि हम जब क्राइम को फॉर एग्जांपल ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन जो विक्टिम है उसका ट्रॉमा भी, ठीक है, उसकी फर्दर लाइफ भी, ठीक है, उसको हम दोबारा सोसाइटी में कैसे री इंटीग्रेट करवाते हैं, इस पे कभी कोई उस तरह से सब्सटेंशियल काम नहीं हो पाता। काउंसलिंग, उस पर काउंसलिंग है और सपोर्ट है। अब हम उसमें आते हैं NGOs की तरफ। मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि हमारे पैनल पे NGOs हैं, ठीक है, देयर आर 18 NGOs जिनके साथ करेंटली हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। अभी मैं आपको अगेन अभी 2 दिन पहले ही हमने ऐसे 5 पुलिस के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी वो बच्चियां जो कि इस वक्त स्कूल भी नहीं जा रही और कोई काम नहीं कर रही, उनके लिए सिलाई कढ़ाई और फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स का इंतज़ाम किया है, जो कि उनको सेल्फ सस्टेन होने में जो है वो मदद करेगा। देखें, वल्नरेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू बी सेल्फ सस्टेन्ड। आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, खास तौर पे ख़वातीन के लिए। तो उस मकसद के लिए हमारी 18 NGOs हैं, 5 हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वेरी नाइस, और उसके अलावा बार काउंसिल है जिसके साथ हमारा मुआहदा है फॉर द फ्री लीगल एड। कोई भी ऐसा वल्नरेबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द जो कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आएगा और हम उसको रेफ़र करेंगे तो बार में हमारे पैनल पे लोग मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ कुछ हमारे पैनल पे
ऐसी फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स हैं, देयर आर 4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनके साथ मुआहिदा है ताकि हम उसके साथ मेडिकल जो है वो कर सकें, और हमारी कोशिश है कि हम इसको फर्दर एक्सपैंड करें, अपने नेटवर्क को ज़्यादा बड़ा करें। बिल्कुल ठीक है। मंसूर साहब, ये बताइएगा कि ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ काम कितने घंटे करता है? पुलिस की बात करें तो पुलिस तो 24 आवर काम कर रही होती है, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की क्या डिटेल? देखिए जी, 24/7 जो है ये भी 24/7 अवेलेबल है। ठीक है। और हमारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है। और किसी वक्त भी कोई भी अगर अपनी दाद रसी के लिए आता है तो वी आर हेयर टू सर्व। बिल्कुल ठीक है। 21 साला लड़की, नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो बाकायदा जिसके बारे में ये भी मालूम हुआ और उससे खुद भी मैंने बैठकर जब बात की तो ये सुनकर मैं हैरान हुई कि सुसर भी बदफेली करने की कोशिश करता रहा और शौहर ने बाप के साथ मिलकर 5 लाख रुपए में डील भी की कि इसको बेच दिया जाए। पुलिस को इन्फॉर्म किया, फैमिली ने, पुलिस साथ गई और बाहिफाजत जिंदा सलामत वहां से उसको बाजियाब करके ले आई। क्या कहानी है? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, वेरी अनफॉर्चुनेट हमारे बहुत से माशरती रवैयों की अक्कास है जिनकी वजह से ख़वातीन जो हैं वो वल्नरेबल हैं। और इसी तरह की एक बड़ी अफसोसनाक कहानी थी जिसमें एक शादीशुदा खातून का सौदा किया जा रहा था और ये ख़बर जो है वो हम तक पहुंची और वो चूँकि मुगविया थी, ऑलरेडी उसको यहाँ से किसी और जगह पे जो है वो पहुँचा दिया गया था। वो जैसे ही ख़बर पहुंची उसमें तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भी इन्वॉल्व हुआ। अब ये वो एलिमेंट है जो कि जहाँ पे हमें फ़ौरन पुलिस एक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है। स्पेशल टीम्स बनाई गई, आईटी के हमारे और जो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के जितने भी टूल्स हैं उनको यूज़ करके उसकी लोकेशन को असर्टन किया गया और विदिन 24 आवर्स जो है वो हमने मुगविया को बाहिफाजत जो है वो बरामद किया। ठीक। इसमें भी अब तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का किरदार ये है कि उसके बाद हमारी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं जो कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ को भी देखती हैं और बड़ा कीन इंटरेस्ट लेती हैं। ठीक है। वो जो ये विक्टिम हैं उनके साथ कांस्टेंट टच में हैं और हमने वो वी हैव ट्राइड टू टेक दो स्टेप्स जिसमें ना सिर्फ ये कि एक दफ़ा वो यहाँ से बच गई है बल्कि ये है कि आइंदा भी फ्यूचर में भी उसको इस तरह की सोशल सिक्योरिटी और हमारी पुलिस सपोर्ट हर वक्त अवेलेबल रहे ताकि वो दोबारा जो है वो किसी इस किस्म के जुर्म की विक्टिम ना बने। बिल्कुल ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के हवाले से और डीपीओ ओकाड़ा की तरफ से कि वो तमाम ख़वातीन, न सिर्फ ख़वातीन बल्कि तमाम वो तबका जो किसी न किसी जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत का शिकार होता है, नाउमीद होकर घर बैठ जाता है, करने वाले को एक और दावत दी जाती है कि आज तो कुछ नहीं हुआ, कल फिर उससे बढ़कर स्टेप लिया जाता है, क्या मैसेज है उनके लिए? जी, मेरा मैसेज ये है कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के क़याम का मकसद ही ये है कि हम ट्रांसजेंडर को अपनी किसी भी किस्म के सेक्सुअल या डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार ख़वातीन को अपने जो हमारे होमलेस बच्चे हैं और चाइल्ड लेबर है उनको, जो लोग स्पेशली एबल्ड हैं उनको प्रॉम्प्ट इंसाफ दिलवा सकें। ठीक। और अगर वो क्रिमिनल केस है तो इंसाफ दिलवा सकें, अगर उनको किसी किस्म की सोशल सपोर्ट है तो वो अपने पार्टनर्स के साथ मिलके उनको वो सपोर्ट दिलवा सकें। तो मेरी ओकाड़ा के तमाम जितने भी लोग हैं हमारे बड़े ही अमन पसंद शहरी हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और आप इस सहूलत को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। खुदारा अपने हालातों से तंग आकर खुदकुशी का रास्ता ना इख्तियार करें। खुदारा अपनी बहू और अपनी बीवी की डील 5-5 लाख रुपए में ना करें, बल्कि तमाम ऐसी खवातीन जो परेशान हैं, जो जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ आईजी साहब का इनिशिएटिव है। यहाँ पर राब्ता करें, अपनी रुदात सुनाएं, अपने मसाइल बताएं और उनका हल जानें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।